कुछ दिन पहले कुछ बुद्धिजीवी लोग इस देश के, उन्होंने जो हमारे देश की कूटनीति है और एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी है, नीति है, उसके पक्ष में कहा कि हमारी चुप्पी सही है, और क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो अमेरिका और इजराइल से हैं और बड़े गहरे संबंध हैं, और हमारे पास कोई लीवरेज ही नहीं है, इसलिए चुप रहना सही है। लेकिन मैं इन बुद्धिजीवियों से दो चार सवाल पूछना चाहता हूं, बट उससे पहले इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे देश में जो लिबरल लोग हैं ना, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, उनको कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे लगे कि हम किसी एक देश के पक्ष में बात कर रहे हैं, और हमें अमेरिका और इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये जो लिबरल्स हैं ना, ये गलत सलाह देते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये चुप्पी तो चुप्पी है नहीं कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप इजराइल और अमेरिका के साथ हो। जब एक देश का नेता आयतुल्लाह अली खमोनी को मारा गया और आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप चुप रहे, तो आपने साफ कह दिया कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे जिसके द्वारा हम कॉन्डेमनेशन करें जिन्होंने मारा। आपने जब अमेरिका के साथ यही तय कर लिया कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीति है, जो हमारी रक्षा की पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो उनसे अलाइंड रहेगी, ये ट्रंप का कहना है, तो आपने तय कर लिया कि आप किस तरफ हैं। फिर कौन सी चुप्पी? ये चुप्पी तो एक एलोक्वेंट बात है। जब अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे क्यों वो सैंक्शन देश है, तो आपने कहा ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देश की जनता को संदेश क्या जाता है कि आप अमेरिका के साथ हो, तो आप चुप नहीं हो। ये कहना कि हमें चुप रहना चाहिए, आप चुप नहीं हो। आपने तय कर लिया है कि आप अमेरिका के साथ हो। अगर वो कहेंगे ऑयल नहीं खरीदना, तो ऑयल नहीं खरीदेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई 1 साल में आपको 0 इंपोर्ट करना चाहिए रशियन ऑयल का, तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अगर नहीं करोगे तो 25% टैरिफ लगाए थे, तो आप चुप रहे ना। उन्होंने 18% टैरिफ लगा दिया, तो आप चुप रहे। और वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी उल्लंघन करोगे हमारी नीति का, तो दोबारा 25% और लगा देंगे, तो आप चुप रहे। तो आप चुप्पी से तो साथ तय है कि आप, ये चुप्पी जो है वो चुप्पी नहीं है, आप एक तरफिया बात कर रहे हो। In fact, it's very unfortunate that some very learned people are talking about the fact that the policy of the government of India, external affairs policy of the government of India, in remaining silent to what has been happening against a particular nation, namely Iran, and the destruction of that nation, is a wise policy, because our national interest lies in that. And that the liberals of this country are actually to be condemned, because they should realize that India has no leverage. And in the absence of leverage, why should we be criticizing the United States of America and Israel for having exterminated, killed the leaders of Iran? Not just one person, not just Ali Khamenei, but also members of the IRGC, and military personnel, and recently Larijani. And we are quiet about it, and some people think that that's a wise policy. Quite frankly, even though
we are perceived as liberals in this country, and I'm glad that we are liberals in this country, because the whole constitution is a liberal constitution. And if we have to embrace the values of a constitution which is liberal, then hopefully our policies will also protect the rights of those which are being trampled upon by another nation. And this is a very serious issue. For us to keep quiet when Ali Khamenei was killed and targeted to be killed is something that suggests that actually we are not silent. Actually, the message to the rest of the world, when even countries like South Africa, Israel, South Africa, Brazil, and many other nations have spoken, and even the Europeans today have said that you will not be using our airspace for the purposes of attacking Iran. So even the Europeans who are aligned with the Americans for hundreds of years, they are willing to take a stand. Even a country like Sri Lanka is willing to take a stand, that they will not allow our bases to be used. And while people are being killed and being targeted, India is silent. May I just request, may I just state this, that this silence is actually very eloquent. This silence tells us that we are on the side of those who have attacked Iran. That certainly is not according to right-thinking people, and we think that we have a point of view, is not fair in international law. And then some examples have been given about the Soviet Union's invasion of Hungary, Soviet Union's invasion of Czechoslovakia, the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Now, quite frankly, as far as Hungary and Czechoslovakia were concerned, they were parts of the USSR. So this was somewhat of an internal affair. But we're talking about two nations at war. That has no application to Russia's, to USSR's invasion of Hungary and Czechoslovakia. But even there, let me tell you that we did respond. We expressed regret. Let me see what we said. We said, expressed regret and concern over the use of force when it came to Hungary. And we also expressed regret in the case of Czechoslovakia. And in the case of Afghanistan, there is a statement by the government of India, by the External Affairs Ministry, in 1979, I think, and I'll try and sort of get hold of that statement. We said, and I quote, on December 28, 1979, quote, India has always opposed outside interference in internal affairs. It is our earnest hope that no country or external power would take steps which might aggravate the situation. That's what, close quote. So on Afghanistan, we made that statement, and I'm quoting that statement of the External Affairs Ministry. So ये लोग कहते हैं कि भाई जब चेकोस्लोवाकिया के हमला हुआ रशिया का, जब हंगरी पे हमला हुआ तो हमने कुछ नहीं कहा, ये भी गलत है. हमने रिग्रेट कहा, ये गलत है. हमने कोई ज्यादा बात नहीं की, लेकिन रिग्रेट कहा. और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मैंने आपको पढ़ दिया है. अफगानिस्तान में हमने कहा कि जो बाकी जो बाहर की जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, फोर्सेस हैं, उनको किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए. ये हमारी स्टेटमेंट है दिसंबर, जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर 28, 1979 की. तो ये भी अपने आप में गलत है. और फिर मैं कुछ अगर इतिहास की बात करूं तो कई ऐसे उदाहरण हैं. कोरियन वॉर में क्या हुआ, हमने क्रिटिसाइज किया. हमने कहा कि कोरियन वॉर में कहा कि दिस इज कि ये गलत हो रहा है बिल्कुल. हमने कहा इट्स एन इन्वेजन, नॉर्थ कोरिया's invasion was condemned by us. Nehru told the Lok Sabha on August 3, our general policy is to avoid entanglement in power politics and not to join any group of powers as against any other group. But he condemned the invasion. This is South Korea. Soviet invasion of Afghanistan मैंने आपको बता ही दिया. फिर Gulf War में we condemned Iraq when they attacked Kuwait. We took a position. Then in the Russian-Ukraine war, now that the new government has come, we never said anything. So even history tells us that whenever there has been an invasion of one country over another, we've condemned it. इतिहास बताता है कि जब भी कोई और एक देश
किसी देश पे हमला करता है तो हमने उसकी निंदा की, चाहे वो चाहे वो नॉर्थ कोरिया की निंदा की, अफगानिस्तान में रशिया की निंदा की, गल्फ वॉर में इराक की निंदा की, और कोर्स अब तो फिर सुएज कैनाल क्राइसिस में क्या हुआ, हमने इजिप्ट के साथ दिया, अमेरिका के खिलाफ बात बोले, हमने इजिप्ट के साथ दिया, वियतनाम वॉर में अमेरिका के खिलाफ बोले, बांग्लादेश में तो आपको मालूम ही है। तो इतिहास में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, so many examples in history, like the Suez crisis where we supported Egypt against the United States, Vietnam we condemned the United States of America, and now we are being told that we must remain quiet. अब हमें चुप रहना चाहिए। इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव ये है कि हमारा जो व्यापार है वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ज्यादातर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। एक्सपोर्ट तो तब होगा ना अगर हमारे पास एनर्जी होगी। और एनर्जी कहां से आती है? कहां से आती है एनर्जी? 50% क्रूड ऑयल हॉर्मुज़ से आता है। वो बंद हो गई तो हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं चलेंगी, वो दम गई तो हमारे प्लांट्स नहीं चलेंगे, वो बंद हुई तो हमारे क्रेमेटोरियम्स नहीं चलेंगे। हर चीज तो एनर्जी से होती है ना। तो खतरा तो हमें क्या है? अगर हमारे व्यापार ही बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हमें यह ख्याल करना चाहिए कि भाई जब अगर अमेरिका या इजराइल गैस इंस्टॉलेशंस को खत्म कर देगा, मिडिल ईस्ट में ईरान की गैस इंस्टॉलेशंस को खत्म कर देगा, और ईरान फिर हमला करेगा जीसीसी देशों में, उनकी इंस्टॉलेशंस को खत्म करेगा, नुकसान किसका होगा? 140 करोड़ लोगों का नुकसान होगा। और अगर 140 करोड़ों का नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से व्यापार कहां से होगा? तो आप व्यापार को प्राथमिकता देना चाहते हो और हम एनर्जी को प्राथमिक देना चाहते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के व्यापार हो ही नहीं सकता। द होल आर्ग्यूमेंट that is sought to be made is that we are reliant upon the United States of America for our trade because we have maximum trade with the United States of America, which is right. But fact of the matter is no trade can flourish, no manufacturing can take place in the country without energy. And where does our energy come from? Our energy comes from the Middle East through the Straits of Hormuz. 50% of crude oil we get through the Straits of Hormuz. And 80 to 90% of our LPG requirement, liquid petroleum gas, comes from the Hormuz Strait. So if we don't get LPG, if we don't get crude oil, and 88% is imported, India imports 88% of crude oil, 88% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी कहां से? तो आप बात करते हो अमेरिका के साथ ट्रेड की, आपको अमेरिका को खुल के बोलना चाहिए कि आप तो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हो। यू शुड टेल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट बाय अलाउइंग दिस टू हैपन थ्रू इजराइल, you are destroying the economy of India. And we are the people who are hurt the most because these so-called apologists for this government are now saying that we should be silent. While our energy resources are depleted, we should be silent. Because we have no leverage. What leverage would be left with if our energy resources are depleted and we can't import crude oil? Or that we have to pay a price of $120, what happens to our economy? $120 का दाम अगर हो जाएगा, 116 का है, तो हम क्या करेंगे? अब दो चार बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है, और मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इट इज नाउ टाइम फॉर हिम टू स्पीक, इट्स नॉट टाइम टू बी क्वाइट एनी मोर। लेट मी जस्ट टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यह है कि जो हमला हुआ, पीछे ही जो हमला हुआ
वो ईरान की गैस, जिसको हम कहते हैं साउथ पार्स, उस पे हमला हुआ मार्च 18 को। एंड साउथ पार गैस फील्ड दुनिया की सबसे ऑफशोर गैस फील्ड है, जिसमें मैक्सिमम रिजर्व्स हैं। दुनिया में मैक्सिमम रिजर्व्स। उस पे हमला कर दिया इजराइल ने। और अभी ट्रंप साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, और फिर नेतन्याहू ने भी कहा कि हाँ इनको नहीं मालूम था। उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां ईरान 100 मिलियन क्यूबिक मीटर, 100 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस रोज पर पैदा करता था। 100 मिलियन क्यूबिक मीटर। और 80% डोमेस्टिक गैस की सप्लाई ईरान की वहां से आती है। 80%। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ईरान ने रिटेलिएट किया कि आप हमारी गैस एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करोगे तो हम आपके भी एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करेंगे। तो क्या ईरान ने क्या किया? कतार के रास लफान, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG टर्मिनल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल, उसमें हमला कर दिया। और 17% एक्सपोर्ट वहां से होती है। और जो नुकसान है कतर को, वो $20 मिलियन पर ईयर है, और 5 साल लगेंगे इसको सही करने में। तो इसका मतलब $100 बिलियन का नुकसान कतर को होगा। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी सामरेफ एंड यांकूब पे ऊपर हमला कर दिया ईरान ने। और यूएई की अल हसन गैस फील्ड पे हमला कर दिया। और कुवैत की ऑयल रिफाइनरीज और गैस यूनिट्स पे हमला कर दिया। तो इसका नतीजा क्या है? इसका तो साफ नतीजा है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें क्रूड नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेगी, हमने फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। और आप व्यापार की फिक्र कर रहे हो, आपको एनर्जी सप्लाई की फिक्र करनी चाहिए। ये कौन सी नीति की बात कर रहे हो आप? तो मैं आग्रह करूंगा आज के दिन उन बुद्धिजीवी लोगों को कि अपना नुकसान मत कराओ। ये चुप रहने का वक्त नहीं है। और अगर आप चुप रहोगे तो आप हिंदुस्तान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। I request this government and the Prime Minister of India, this is not the time to keep quiet. The retaliation of Iran to the petroleum and gas resources in the Gulf countries will ultimately destroy our economy, because we depend on LPG, we depend on gas from there, we depend on crude oil from there through the Straits of Hormuz. And it will take years for all these resources to be put back in place. What you should do, what this government should do, and I request the Prime Minister to do, is to make a statement in public that please do not, through this war, destroy the economic future of India. This is what you are doing by keeping quiet. Stand up. Stand up. The 140 crore people are with you. We are ready to take the consequences. अभी आप तो लाल आंख दिखाने वाले में से हो, तो अब आपने कान सुनना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, और देखना भी बंद कर दिया। वो किस लिए? सत्ता में रहने के लिए। सत्ता तो आती जाती है, लेकिन देश की बर्बादी होगी अगर आप चुप रहोगे। और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। Nobody in this world will respect you if you continue to be quiet. Neither the people of India nor the world. Because the people of India are seeing the cowardly policies of this government. Why is this government quiet? Because they are afraid to speak. ये डरते हैं। इसीलिए पिछले कई दिनों में आपको कहीं पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधी डोनाल्ड ट्रंप जी से बात की?
मुझे तो नहीं खबर ऐसी आई। और अगर नेतन्याहू से बात हुई थी तो पहली बार मार्च पहली पे बात हुई थी, उससे पहले दिसंबर में हुई थी। तो ये और ओमान ने आज कहा है, ओमान ने कहा है कि आप समझौता करिए, आप दोबारा टेबल पे आइए ताकि बातचीत से समझौता हो, क्योंकि सभी जानते हैं, सारी अरब देश भी जानता है कि उनका इतना ज्यादा नुकसान होगा। अब कहते हैं कि देखिए हमारी ऐसी गजब की कूटनीति है कि हमारे पास अपना ईरान ने हमें 2 शिप्स भेज दिए हैं और साथ में अभी 26 और शिप हैं जो आने वाले हैं। देखिए ईरान की बात तो साफ साफ है, ईरान बेचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी ना, उसको तो बेचना जरूरी है, इसलिए वे बेच रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपके पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि आप ये ब्रिक्स कंट्रीज में आप you are the chairman of the BRICS countries today. You please pass a resolution condemning the United States and Israel. वो हमारे से हो नहीं पाया और हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि हम चुप हैं। I mean, it is shocking. As far as Iran is concerned, they have to sell, because if they don't sell, the economy, whatever little is left of their economy, will also be destroyed. So are they willing to sell? But they will not sell to they will sell to China. They're willing to sell to India. They're willing to sell to India. And ultimately, Trump will have to say that we can buy oil for Russia. But because of the stand that you have taken, Russia will not sell you oil at a reduced price. So by this, you are losing in every respect. आपको हर तरह से नुकसान है क्योंकि आप चुप हो, और आप चुप क्यों हो ये तो इतिहास ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि थरूर वो कह रहे हैं कि रिस्पांसिबल एयर स्टेट क्राफ्ट है, साइलेंस। मैंने जो कहना था कह दिया, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में कभी बात नहीं करता। Sir, he has basically stated that India should initiate talks as if India will take a lead in all these efforts, then many other countries are. How will India take a lead, my dear? India can only take a lead if India projects itself as a power which is not aligned to any bloc, neither towards the United States and Israel, nor towards Iran. Then only it can take the lead. But through your silence, you've already told the rest of the world that you are stoutly behind Iran and the US and in Israel. So how will people respect you? That's why Oman has said, come back to the table, because as we all know now, because this is also in the public domain, that the talks with Oman, with Iran on one side and the US on the other side, Iran had given a statement that we will never ever make a nuclear bomb. It was rejected because Israel wants to finish Iran in every possible way. So if there's an existential threat, it is Iran's existential threat, not Israel. Okay? क्या? शशि थरूर ने जो कहा है, नहीं, मैं शशि थरूर या किसी की बात नहीं कर रहा। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी जो कूटनीति क्या होनी चाहिए, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की क्या नीति होनी चाहिए। और मैंने साफ कहा है कि इसके बड़े भारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत जो नतीजे होंगे बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई व्यापार चल ही नहीं सकता। ये व्यापार की बात करते हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि बिना एनर्जी व्यापार कहाँ से होगा। तो इस देश के साथ कर रहे हैं जहां इनके साथ व्यापार है, और उस देश का साथ नहीं दे रहे जहां एनर्जी आएगी। तो इनको तय करना है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई भारी कूटनीति की बात नहीं है। The Prime Minister has also spoken to 5 of the Gulf countries, and he is saying that India's vision is that diplomacy is the only way forward. Do you also agree to that? What diplomacy? What diplomacy? You have only spoken to the Gulf countries because Iran has attacked them, right? But you have not spoke to those countries who have attacked Iran. You have not expressed any regret. Have you expressed a regret? Have you told the countries as to why you have attacked the gas field, the South Pars gas field?
You have not expressed any regret for that. They are right. We have got great relationship with the GCC countries. We must express regret, but it shouldn't be one-sided. Nothing should be one-sided. We are a great nation. We are not a cowardly nation. So don't project as if you prefer silence to saying the right thing. In the ultimate analysis, people will only respect you if you say the right thing. The world will respect you for that. Thank you. Thank you, sir.